तो बिहार में जैसे जैसे चुनाव का महीना करीब आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजी और पैंतरेबाजी दोनों बढ़ती जा रही है। वहीं अब इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरजेडी के पुराने 15 साल के शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगा है। साथ ही कहा है क्योंकि उस वक्त वो बच्चे थे, इसीलिए उस दौरान हुई गलतियों की सज़ा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। खैर नमस्कार, आज शुक्रवार है और शुक्रवार की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ हाजिर हूँ मैं मीनाक्षी। चुनाव करीब आ रहा है, सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं इस बीच अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दोहराते हुए ऐलान किया है कि जो कोई भी पार्टी ऐसे उम्मीदवार को चुनेगा जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो या उस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, उनकी पूरी जानकारी विज्ञापन के जरिए बतानी होगी, जनता को भी देनी होगी, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग ने इस बारे में और क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है, जिसे लेकर अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दोहराते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर कोई भी दल किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है जिसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है, तो उसे अखबारों में विज्ञापन देकर बताना पड़ेगा कि आखिर उसे उम्मीदवार क्यों चुना गया है। यूं तो भारत और बिहार की राजनीति में अपराधीकरण का लंबा इतिहास रहा है, मगर इस बार के चुनाव में कोई राजनीतिक दल अगर किसी बाहुबली या फिर लंबित मुकदमों वाले अपराधी को उम्मीदवार बनाता है तो उसे ये बताना ही पड़ेगा कि आखिर उसे क्यों उम्मीदवार चुना गया और उसमें ऐसा क्या पसंद आया जो उसे उम्मीदवार घोषित किया गया है। साथ ही राजनीतिक दलों को अखबारों में भी सूचना प्रकाशित करके उम्मीदवार से जुड़ी हर जानकारी जनता को देनी होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर ये प्रावधान लागू किया। बिहार में 70 के दशक के बाद से राजनीति में अपराधियों का बोलबाला हो गया था, जिस पर हत्या, अपहरण और फिरौती के जितने केस लंबित हों वो राजनीतिक दलों की नजर में उतना ही सक्षम उम्मीदवार माना जाता था और ऐसे उम्मीदवार अपनी रॉबिन हुड वाली छवि बनाकर चुनाव भी जीत जाते थे। दशकों पहले इन अपराधियों से बूथ लूटने का काम करवाया जाता था, मगर बाद में अपराधियों को लगने लगा कि जब वो दूसरों को बूथ लूट कर जिता सकते हैं तो फिर खुद के लिए क्यों न बूथ लूट लें और सरकार में शामिल हो जाएं। उस जमाने में अपराधियों के लिए राजनीतिक दलों के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, इनके जीतने की संभावना भी ज्यादा रहती थी। कहा जाता है कि साल 2000 के विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में हत्या और अपहरण के आरोपी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद बिहार में कानून व्यवस्था एक मुद्दा बनने लगा, जिसका फायदा बीजेपी और जेडीयू ने उठाया और साथ मिलकर 2005 में सरकार बनाई। लेकिन इसके बावजूद राजनीति के अपराधीकरण में कोई कमी नहीं आई, मगर ये जरूर हुआ कि पहले जिस तरह बाहुबली खुलेआम अपनी बाहुबल का प्रयोग करते थे वो अब छिप छिपा कर करने लगे। बिहार में खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल पर बाहुबलियों और लंबित आपराधिक मुकदमे वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगता रहा है। इस दौड़ में बीजेपी और जेडीयू भी कुछ खास पीछे नहीं है। अगर राजनीति में अपराधीकरण की बात करें तो कोई दल एक दूसरे से कम नहीं है। हालांकि पहले की तुलना में अब अपराधियों का राजनीति में घुसना उतना आसान भी नहीं है। तो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इस बारे में बिहार के 150 रजिस्टर्ड दलों को चिट्ठी लिखकर कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही साफ किया है कि उम्मीदवार चुने जाने के 48 घंटे के अंदर फॉर्मेट C7 में उन्हें समाचार पत्र में छपवाना होगा कि टिकट क्यों दिया गया है। 72 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को C8 के तहत जानकारी देनी होगी और अगर कोई दल इन प्रावधानों की अवहेलना करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है। चुनाव आयोग के इस प्रयोग से केवल साफ सुथरी छवि वाले नेता ही अब चुनाव लड़ पाएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि राजनीतिक दल इसकी भी कोई ना कोई काट तो जरूर ढूंढ निकालेंगे। बिहार बाजी पर ऐसी ही और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।